पिछले दिनों हम लोगों ने इसके बारे में मैन एज ए रिसोर्स का जो पीपल एज ए रिसोर्स का जो एनालिसिस किया था, जिसमें दो केस स्टडी भी हम लोगों ने कंसल्ट किया था, जिसमें एक शकल की कहानी थी और एक तुम्हारा बिलास की कहानी थी। और वहाँ पर तुम लोगों ने देखा था कि कैसे अर्ली जो लाइफ होती है इंसान का, जो आरंभिक जीवन होता है, उसमें अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और डाइट पर अगर अच्छे खर्च किए जाते हैं तो वही जो बच्चा होता है आगे चल के नेशनल एसेस्ट में कन्वर्ट होता है। जबकि बिलास वाली कहानी में तुम लोगों ने देखा कि अपनी माँ की तरह ही मछली पालन करके केवल इसी तरीके से गुजारा करता था। विकलांगता को भी उसको विकलांगता भी लग गई थी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम था उसको। और उस प्रकार से तुम्हारा एक जगह वर्चुअस साइकिल का फॉर्मेशन हुआ, दूसरी तरफ विशियस साइकिल का फॉर्मेशन हमारा हुआ, जिसमें एक सुचक्र और दूसरा दुष्चक्र हमारा है। जीवन एक अभिशाप बन चुका था बिलास का, वो अच्छी नहीं कहा जाएगी, और एक देश के ऊपर में बोझ भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि देश में अगर पॉवर्टीज इशू है, अगर गरीबी कारण है, अशिक्षा कारण है, बेरोजगारी कारण है, अन्य ऐसे जो मुद्दे जो देश को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पर। यानी कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता अगर अच्छी होती है तो वहाँ पर वर्किंग इफ़िशियंसी जो होता है, हमारा कार्य करने की जो हमारा कुशलता होती है, ये काफ़ी प्रोफिशिएंट वे में होता है। और कम समय में इफ़िशिएंट वर्क करके ना देश के नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम सभी लोग हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि देश के प्रति हम सभी का भी एक कर्तव्य होता है कि कैसे हम एक राष्ट्रीय जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। जैसे एज ए टीचर मैं तुम लोगों को कोऑपरेट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, कोई एज ए डॉक्टर सोसाइटी की सेवा कर रहा है, कोई इंजीनियर बन के देश की सेवा कर रहा है। तो तमाम इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हमारी होती है, आर्थिक गतिविधियाँ हो, सामाजिक सांस्कृतिक तमाम प्रकार की ऐसी जो गतिविधियाँ हमारी होती है, ये सब हमारा राष्ट्रीय विकास का मुद्दा है ना। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय विकास के लिए केवल हमारी पॉलिटिकल पार्टियां ही जिम्मेवार हैं, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे लोग जो होते हैं वही केवल देश का विकास कर सकते हैं। यदि हम अपनी सोसाइटी में भी एक अच्छी इनिशिएटिव लेकर के एक सोशल हारमोनी मेंटेन करते हैं, एक सामाजिक सौहार्द बनाने का अगर कार्य करते हैं, तो वो भी हमारा नेशनल डेवलपमेंट का ही हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम अभी इकोनॉमिकल पर ही जोड़ देंगे, सोशल एंड कल्चरल पर बहुत कम जोड़ देंगे। लेकिन चूँकि हमारी इकोनॉमिकल गतिविधियाँ भी हमारी सोसाइटी और कल्चर से जुड़ी हुई होती है, और ये लाइवहुड लिविंग जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है, ये भी बहुत हद तक हमारा इसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहाँ देखो, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन, और यहाँ पर देखना ये है कि किस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियाँ हमारी पुरुषों के द्वारा और किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हमारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यही चैप्टर ना, इसी जिससे कि तुम्हारा सेक्शन जो है तुम्हारा इस चैप्टर में, ये तुम लोग के यहाँ एक चैप्टर हुआ करता था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर लैंगिक भेदभाव की बातें होती थी। और एक उसमें क्लास 6 और 7 में तुम लोगों ने पढ़ा था प्रिजुडियूस का और ये डिस्क्रिमिनेशन का एक पूर्वाग्रह होता है हमारा। चूँकि हमारा समाज जो है पितृ प्रधान रहा है, मतलब पैटर्निटी जिसको हम लोग कहते हैं, पैटर्निटी होता है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण यहाँ पर डोमिनेंट जो बिहेव करने का कार्य करते हैं हमारे मेल सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, महिलाओं को जहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। वर्तमान समय में देखो कि 21st सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो महिलाएं भी अच्छे ढंग से कर रही हैं। डॉक्टर्स का पेशा हो, टीचिंग का पेशा हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, इवन तुम्हारा आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग, तमाम प्रकार के क्षेत्रों में लड़कियां जो है बुलंदी की झंडा गाड़ रही हैं, उनको मौका मिलता है तो आगे वो बढ़ रही हैं। लेकिन एक परसेप्शन और एक जो पूर्वाग्रह हमारे समाज में ऑलरेडी पहले से रहा है, चूँकि वैदिक सभ्यता की एक सबसे बड़ी बुराई थी कि पितृ प्रधानता, यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी का फॉर्मेशन हमारा प्राचीनतम समय से ही चला आता रहा। ये वैदिक सभ्यता से ही तुम्हारा है। खास करके ऋग्वैदिक काल में तो स्थिति ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालों में इसकी बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि डाउनफॉल हुआ। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही और कहीं ना कहीं उनके साथ में एक्सप्लॉइट जैसा बिहेव हमारा होने लगा। तो फिर इसके बाद में उसी के प्रतिकार में तुम्हारे बुद्ध और जैन का आना हुआ। फिर धीरे धीरे सोसाइटी हमारी मॉडिफाई होने लगी, उसमें चीज़ें बदलने लगी और महिलाओं को भी दर्जा मिलने लगा आगे बढ़ने का। और आज वर्तमान में तो तुम देखो कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर कि महिलाएं कार्य नहीं कर रही हैं।
अब सोचो कि फाइटर प्लेन उड़ाने तक का जो काम अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ का नाम तुम्हारा आया है। या तुम लोगों ने सुना होगा पर्वतारोहण में प्रेमलता अग्रवाल का, है ना, कि एक अच्छी महिला, विकलांग महिला, अच्छी महिला तो एक फिजिकली जो होता है ना कि जो स्वस्थ हो। प्रेमलता अग्रवाल की कहानी है, विकलांग महिला, उसका एक एक्सीडेंट में ट्रेन में तुम्हारा पैर कट गया था और रात भर वो लड़की फाइट करती रही, लाइफ किसी तरीके से उसका बचा और उसने जो पहली बार पर्वतारोहण की थी, हिलेरी नाम था उसका ना, उसके संस्था में जाकर के माउंटेन चढ़ाई करने के लिए कोर्स उसने किया और वो 7 बड़ी चोटियां जो देश वर्ल्ड की है उस पर वो झंडा गाड़ करके तिरंगा का स्थान बढ़ाया और देश का नाम रोशन किया। इसके बाद में और भी सारी ऐसी महिलाएं हैं, ना केवल भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी, बल्कि तुमने देखा होगा साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा हैं, किरण बेदी हैं, इवन अभी वर्तमान में सोनिया गांधी भी सबसे पावरफुल महिलाओं में उनकी सूची गिनती होती है हमारी है देश की राजनीति में। जयललिता, मायावती, ऐसे बहुत सारे नाम हैं महिलाओं के द्वारा जो पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत डोमिनेंट। इवन मोदी सरकार की जो पिछले कैबिनेट मंत्रालय था उसमें तुम्हारा निर्मला सीतारमन को, है ना, रक्षा मंत्रालय जैसा, डिफेंस जैसा पद दिया गया था। अभी वर्तमान में भी तुम्हारा निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री है, यानी कि आर्थिक जो समझ महिलाएं रखती है तब तो उनको इतना बड़ा प्रमोशन मिल रहा है। तो ये तमाम ऐसे गतिविधियां हमारी होती है जो आधुनिक संदर्भ में भी तुमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो एनालिसिस की गई है, चूँकि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न सिविकल चीज़ है, तो आज के वर्तमान संदर्भ में ही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अलग बात है कि तुम्हारी जो कहानी स्टोरी लगभग घूम रही है सकल और विलास के आसपास में, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि विलास और सकल की तरह विभिन्न क्रियाकलापों में लोग संलग्न रहते हैं और हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था जबकि सकल एक फार्म हाउस में नौकरी उसकी मिल गई थी। इन क्रियाकलापों में अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 जो टाइप हमारे फॉर्म होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर्स में तुम लोग को पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर का वर्क हो गया, वानिकी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी, है ना, इसके बाद में मुर्गी पालन, कुक्कुट फार्म वगैरह, जो पोल्ट्री फार्म वगैरह हमारे डेवलप किए जाते हैं। यानी कि जो आर्थिक क्रियाकलापों का एक ऐसा एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं तुम्हारा खेती किसानी और ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ हमारा होता है, उसको हम लोग ना प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटी कहते हैं। वो एक खास प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हमारी होती है जो प्राथमिक स्तर पर हमारी संपन्न होती है। इसके बाद में द्वितीय क्षेत्र में तुम लोग देखोगे विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसको शामिल किया जाता है, जहाँ पर जैसे कि तुम्हारा फूड की प्रोसेसिंग करके, जैसे मजा का, आम का मजा बना दिया, आंवला का मुराबा बना दिया, न केवल प्रोसेसिंग बल्कि कॉटन्स वगैरह में भी तुम देखोगे कि कपास के कपड़ों से या सेरीकल्चर से हम रेशम के, है ना, तुम्हारा मलबरीज से हम लोग फॉर्म करते हैं, तो वो सब गतिविधियां तुम्हारी प्राइमरी मानी जाती है। लेकिन जब उसी को रेशे में बदल देते हैं, धागों में बनाते हैं, फिर इसके बाद में कॉटन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर हमारा कहलाता है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्रियल वर्क कहते हैं, औद्योगिक कार्यों को। इसके बाद में टर्शियरी सेक्टर्स में तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज, है ना, खास करके जो तुम्हारा सर्विस सेक्टर कहा भी जाता है इसको, जिसमें ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, टूरिज्म, तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ जो सर्विस प्रोवाइड का कार्य हमारी करती है, इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो दे रहा है कि क्षेत्रकों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुतः सेवाओं का उत्पादन होता है और एक क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तमाम आर्थिक गतिविधियां जो होती है, मनी का ट्रांजैक्शन जो हमारा होता है, ये डेवलपमेंट इशूज हमारा होता है। और किसी भी देश की आर्थिक विकास की अगर तुम्हें एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब उससे आगे बढ़ करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह की बातें और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बातें हो रही है कि इंसान जीवन में अपना कितना खुश है और कितनी वो बीमारियों से दूर है, उसका डाइट कल्चर कितना बेहतर है। ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे नेशनल इनकम पर, राष्ट्रीय आय और जीडीपी, ऐसे जो तमाम जो इंडेक्स हमारे होते हैं उसकी एनालिसिस करके तुम किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक विकास के बारे में तुम समझ सकते हो। ये सोचो कि तुम्हारा पैरामीटर हमारा होता है। तो ये क्रियाएं जो होती है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहलाती है और ये मार्केट में खास करके बाज़ार वगैरह को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और मार्केट में जो भी कुछ वर्क किए जाते हैं उसके बदले में तुम्हारा ये कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम लोग रिम्यूनरेशन भी कहते हैं, परिश्रम का भुगतान किया जाता है।
इसके अलावा सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवा कर का उत्पादन करना इसमें शामिल है। जैसे तुम्हारा वर्तमान में जीएसटी है, जीएसटी से भी तुम इसका देख सकते हो कि देश कितना संपन्न है, क्योंकि जब सामान खरीदाएगा था ना उस पर जीएसटी लगेगा, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। गुड्स मतलब वस्तु और सर्विस मतलब सेवा, वस्तु एवं सेवा कर, ये एक ही मात्र टैक्स आ गया। तो टैक्स के ट्रांजेक्शन से भी तुम इसके अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी देश की आर्थिक गतिविधि किस प्रकार कार्य करती है। इसके बाद में नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपयोग के लिए उत्पादन करने से हमारा होता है, जिसमें ये सस्टेन करने के लिए हमारा होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लेकर के सब्सिस्टेंस गतिविधियाँ इसमें हमारी शामिल होती है। इसमें दिए हुए भी है कि द प्रोडक्शंस ऑफ फॉर द सेल्फ नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन। हालांकि सेल्फ कंजम्पशन वगैरह को ना जीडीपी में लोग शामिल नहीं करते हैं, जबकि तुम देखो कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम इस स्तर पर जीडीपी के एनालिसिस करें, तुम लोग सुन रहे हो बार बार कि देश की वर्ल्ड की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और टेक्निकली इसका स्थान तुम्हारा 3rd पर आता है। तो टेक्निकली ये आता है कि घरेलू जो हमारा हाउस होल्ड वर्क होता है ना, या हाउस होल्ड प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं, इसको जीडीपी में शामिल ही नहीं किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी खामी है। अब जैसे मान लो कि जैसे जेंडर के बेस पर महिला पुरुषों की जो क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, एक पुरुष मेंबर सोचो कि इससे कुकिंग का ही वर्क है, घर में खाना पीना, चौका बासन संभालना, पोछा झाड़ू दिस दैट, जो भी कुछ घर में काम हमारे होते हैं, ये अगर महिलाएं करती है तो इसको मतलब सेकेंडरी मान लिया जाता है। इसको लगता है कि उसका वो अपना पैसा है, तो उसको जीडीपी में ना शामिल किया जाए। लेकिन जब वही महिला किसी दूसरे के घरों में जाके कार्य करती है ना, और उसको 1500-2000 रुपये जो भी उसको मिलते हैं, तो वो तुम्हारा जीडीपी का हिस्सा बन जाता है। तो इसका तुम अंदाज़ा लगाओ। या कुकिंग का जहाँ तक संदर्भ है, अगर कोई महिला घर में स्वेच्छा से घर में खाना पकाती है तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है ना। लेकिन जब वही महिला वेतन लेकर के किसी घरों में काम करती है, नौकरदाई का काम करती है हमारी, तो सर्वेंट क्लास सर्विस प्रोवाइडिंग का नाम दे दिया जाता है। या इवन पुरुष वर्ग के ही बारे में तुम सोचो कि पुरुष मेंबर अगर होटल ढाबा में काम करते हैं, वहाँ मनी का ट्रांजेक्शन हमारा होता है, तो उसको जीडीपी का हिस्सा मान लिया जाता है। लेकिन जब वही माने महिलाएं करती है तो उसको काफ़ी सेकेंडरी मान लिया जाता है, 2 दर्जे का मान लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी का जो एनालिसिस की जाती है उसमें ये बहुत हद तक हमारा प्रभावित करता है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में 2 टर्म बार बार आता है। ये वर्ल्ड के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के अन्य देशों में जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हमारा होता है, उसमें हर एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को ना आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में माना जाता है। लेकिन हमारे भारत में जेंडर को लेकर के खास करके महिला और पुरुषों के बीच में भेद देखने को मिलता है, खास करके इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी तुमको देखने को मिलता है। नहीं तो घर में जैसे मान लो कि अगर 2 महिला हैं, अगर 2 महिला घर में सुबह से लेकर के अगर शाम तक पूरे घर के कार्य को निपटाती है, तो मान के चलो कि 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन तुम्हारे परिवार को कहीं ना कहीं दे रही है। जैसे मान लो कि मॉर्निंग में उठ करके झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, फिर बच्चों को उसका टिफ़िन तैयार करके ऑफिस भेजना, अपने जो भी हस्बैंड या घर के और भी जो मेंबर हमारे होते हैं पुरुष मेंबर, उनको ऑफिस की तरफ भेजना, फिर घर में दाई आती है उससे काम करना कराना, घर में कुछ टूटे फूटे सामानों को डिस्पोजल करना, घर के कुछ सिलाई कढ़ाई का कार्य करना, फिर खाना दोपहर का बनाना, फिर शाम में चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करना, फिर रात में कुकिंग करना, फिर आयरन देना, दिस दैट, बहुत सारी काम हमारे होते हैं। अगर इतने कार्य करने के लिए अगर तुम किसी महिला को हायर करो, ये नौकरदाई को तुम हायर करो, तो कम से कम 10,000 रुपीज़ वो मांगेगा, है ना। एक महिला के कामों को जो तुम तवज्जो कोई नहीं देता है, उसके बदले अगर कोई अगर किसी नौकर को अगर हायर करता है, तो कहीं ना कहीं उसको इतने रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही ना सबसे फॉल्ट हो जाता है कि इस गतिविधियों को जीडीपी में शामिल ही नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो दिए हुए कि कंजम्पशन एंड द प्रोड्यूसिंग ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट, प्राथमिक जो उत्पाद और उपभोग के प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों के स्वलेखा उत्पादन आता है। इसका कहीं ज़्यादा डिटेल्स एनालिसिस हमारी नहीं की जाती है। एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ दे रहा है कि अपने आसपास के क्षेत्रों, गांव व कॉलोनियों में जाइए और वहाँ के लोगों के द्वारा विभिन्न एक्टिविटीज़ को आप देखें। अगर संभव नहीं है तो पड़ोसियों से भी पूछ लीजिए कि आप कौन से बिजनेस व्यवसाय करते हैं, उनके कामों को 3 क्षेत्रों में किस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो, इसको तुम देख लो। और ये बताओ कि आर्थिक क्रियाएं जो होती है ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब आर्थिक क्रियाकलाप है या गैर आर्थिक क्रियाकलाप है। जैसे बिलास तुम्हारा गाँव के बाज़ार में मछली बेचता है,
तो स्वाभाविक है इकोनॉमिकली मान लिया जाएगा इसको। बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है तो इसको लोग नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। सकल एक प्राइवेट फॉर्म में काम करता है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ मान ली जाएगी। जबकि सकल अपने छोटे भाई और बहनों को देखभाल करता है तो उसको नॉन एक्टिविटीज़ हमारी एक्टिविटी मान ली जाएगी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी मान ली जाएगी, यानी गैर आर्थिक क्रियाकलाप मान ली जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अर्ली मॉर्निंग उठता है और अपने जीवन की तरक्की के लिए अगर हाथ पैर मारता है, तमाम प्रकार के घर, चाहे हाउस होल्डिंग वर्क हो, इंडोर में हो या आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, ये सारा का सारा तुम्हारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का हमारा हिस्सा होना चाहिए। जबकि वर्ल्ड के अन्य देश जैसे खास करके अमेरिकन जो हमारी अर्थव्यवस्था है, या यूरोपियन कंट्री, या जो भी मतलब एडवांस इकोनॉमिकल जो अचीवमेंट जिनके पास देशों के पास में है, तमाम गतिविधियों को लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में ही हमारा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देश का एक आर्थिक सर्वे या एक नैरेटिव हमारा जो है बदलना चाहिए। देश का आर्थिक विकास की नैरेटिव हमारी बदले। वहाँ पर अर्थशास्त्री जो है इसको भी अगर उसका हिस्सा मान के चलें तो डेफिनेटली ये हमारे देश की इकोनॉमिकल जो एक ये स्विंग पैरामीटर है उसमें ये उछाल तुमको देखने को हमारा मिलेगा। क्योंकि हमारे देश ऑलरेडी विकासशील मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजर रही देश है, और यहाँ पर जीडीपी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट का मायने रखता है। कोरोना में तो ध्वस्त हो गया, तुमको सर्ज होगा, माइनस में तुम्हारा जीडीपी चल रहा है, यानी कि बहुत स्थिति ठीक नहीं है। जीडीपी दुनिया में सबसे बुरा स्थिति है। हालांकि अमेरिका वगैरह भी ध्वस्त हो गया है, लेकिन भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। ये खाली बस देश के प्रधानमंत्री मेरे भाइयों एवं बहनों और दिस दैट करके लोग खाली काम चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम हमारा हुआ है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ही ध्वस्त पड़ गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसको बचाया जा सकता था, ऐसा हमारा। तो यहाँ देखो नेक्स्ट कर रहा है कि ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, थोड़ा सा तो चर्चा करना ही पड़ेगा हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच का श्रम का विभाजन होता है, और आमतौर पर महिलाओं को ना घर के कामकाज देखने की जिम्मेवारी दी जाती है, जबकि पुरुषों को खेत में काम करते हैं। जैसे सकल की जो माँ थी, शीला खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर की सफाई करती थी और अपने बच्चों का देखभाल करती थी। जबकि सकल के पिता जो थे बूटा सिंह खेतों में काम करते थे, उपज को बाजार में बेचते थे और परिवार के लिए धन कमाते थे। तो यहाँ सकल के जो पिताजी थे यानी कि बूटा सिंह के कार्यों को ना आर्थिक गतिविधि मान लिया गया। लेकिन जब उतना ही श्रम उसकी माँ करती है, एक छोटा बच्चा को संभालने की जिम्मेवारी अगर तुम्हें दे दिया जाए, तो छोटा बच्चा तुमको ना 10 मिनट में ना रुला दिया तो जो कहो, वो कब टॉयलेट जाएगा, कब वो खाना मांगेगा, घर के खाना पकाने का काम टाइमली होना चाहिए, बर्तन साफ करने का काम टाइमली होना चाहिए, कपड़े अगर साफ़ सुथरा नहीं होते हैं तो घर की महिलाओं को ऊपर ही लोग झल्लाते हैं। तो ये सब जो गतिविधियां हमारी होती है, ये प्रायः एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश के अंदर में एक मानसिकता डेवलप कर दी गई है कि हाउस होल्ड जो वर्क है ना, घर के अंदर का जो कार्य है महिलाएं करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। समाज के में और अपने परिवार में घर के अंदर के कार्यों को महिला के साथ साथ में पुरुष मेंबर को भी ना उसमें हाथ बटाना चाहिए, और एक परिवार की जिम्मेवारी को पुरुष और महिला दोनों मिलकर के संभाले तो ज़्यादा बेहतर हमारा होगा। और ये महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए केवल नारा लगा देने से नहीं हो जाएगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी से झाड़ू पोछा कराओ। अगर बेटी घर में ये सब काम कर सकती है तो बेटा को भी ना कहीं कन्विंस किया जाना चाहिए कि बाबू तुम भी झाड़ू पोछा कर सकते हो, कर लो, तुम भी घर में खाना पकाने वाले कार्य हैं उसमें तुम हाथ बटा सकते हो। ओके, ऐसा। तो शीला परिवार के पालन पोषण करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती थी उसके लिए कोई उसको भुगतान नहीं किया जाता था, जबकि बूटा सिंह धन कमाता था जिसमें परिवार के पालन पोषण का खर्च करता था। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है, इनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया है। अगर बूटा सिंह 10,000 रुपये कमाते हैं तो उसकी जो माँ है शीला, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि घर के कार्यों को करने के लिए अगर किसी एक महिला को ही तुम हायर कर लो ना, जिसको मेड कहते हो, दाई कहते हो, और पूछो कि तुम हमारे यहाँ मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक या 9 बजे तक ही ड्यूटी हमारे यहाँ करो, यानी कि 12 और 3 15 घंटे की ड्यूटी करो। 15 घंटे का तो कोई श्रम का कानून भी नहीं है, लेबर एक्ट भी नहीं है। लेबर एक्ट तुम्हारा स्किलफुल लेबर के लिए 6 घंटे और नॉन स्किल लेबर के लिए 8 घंटे, यही देश का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में अगर स्किलफुल है, ट्रेंड है, तो 6 घंटे केवल ड्यूटी करेगा, और यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष अगर नॉन ट्रेंड है, लेबर ग्रेड का तुम्हारा है, तो वो 8 घंटे ही ड्यूटी कर सकता है।
लेकिन फिर भी मान के चलो कि इंडोर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ब्रेक ले लेकर के लोग करते हैं। तुम 15 घंटे के लिए किसी को तुम हायर करके देखो, वो निश्चित तौर पर इस महंगाई के दौर में वो 10 रुपये से कम नहीं मांगेगी। यानी कि भुट्टा सिंह अगर 10 रुपये कमा रहे थे तो उसकी जो शकल की माँ है शीला भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को 8 से 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रही है, जिसको कहीं ना कहीं हमारा देश की नेशनल इकोनॉमी में और देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में इसकी गिनती हमारी नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति है ना एक हमारा दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। डबल स्टैंडर्ड जो हमारी मोनोपोली होती है इसको शो करने का कार्य करता है। और देश के हमारे अर्थशास्त्रियों को कहीं ना कहीं, चूँकि हम लोग तो एज ए टीचर हैं, हम लोग तो केवल सुझाव ही दे सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा अच्छी समझ हमारे जो आर्थिक क्रियाकलापों को अध्ययन करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हमारे होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, रघुराम जी राजन हो गए, शक्तिकांत दास हो गए, अरविंद पनगढ़िया हो गए, ये राजीव शर्मा जो अभी हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं, ये लोग ना इस पर कहीं ना कहीं फोकस करें और देश के अंदर में जो महिलाओं के जो कार्यकलापों को आर्थिक क्रिया न मानने का जो एक भूल हमारे देश में हो रहा है, इसको काफ़ी हद तक हमारा सुधारा जा सकता है। उसकी कंपेरिजन के बेस पर यहाँ दो कहानियों का कंपेरिजन करके दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है तुम्हारा ये शीला का, और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ गीता का कहानी बता रहा है कि बिलास की माँ जो थी गीता मछली बेचकर के आय कमाया करती थी, और इस तरह महिलाओं को उनके सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है तो इस तरह बाजार में प्रवेश करती है। उनके पुरुष सहयोगी की तरह इनके आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षित व्यक्ति उपलब्धियां आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है, और शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक हमारे होते हैं। अब तुम सोचो कि विलास की जो माँ गीता थी दिन भर 20 किलो मछली बेचती थी तो 50 रुपये कमाती थी। तो तुम सोचो कि 20 केजी मछली को अगर सेल करना होगा तो कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो सर पर टोकरी लेके घूमना पड़ेगा उसको। तो वही काम महिला जब मार्केट में जाकर के कुछ इकोनॉमिकली अर्न करती है तो उसको हम लोग सर्विस में काउंट कर लेते हैं और उसको इनकम, नेशनल इनकम में उसको जोड़ देते हैं। लेकिन जब वही घर के अंदर महिलाएं काम करती है तो उसके कार्यों को तवज्जो नहीं दी जाती। या कुकिंग का ही काम देखो ना जी, अगर कुकिंग का काम महिलाएं घर में करती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब यही कुकिंग अगर पुरुष वर्ग करता है ना, पुरुष वर्ग करता है, जैसे होटल ढाबा पार्टी वगैरह में तुम लोग देखोगे कि प्रायः जो कैटरर हमारे होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, चाहे वो बनाने वाले हों या सर्व करने वाले हों, है ना। थोड़ा सा तो मैंने वहाँ कहीं देखा है कि जो कॉकटेल काउंटर या जो मॉकटेल का काउंटर होता है वहाँ पर केवल महिलाएं सर्व करने के लिए होती है, या एक परिचारिका के तौर पर जो होस्ट करने के संदर्भ में अगर देखा जाता है, जैसे पंडाल उंडाल के गेट वगैरह पर फूल उल छिड़कने के लिए, या वहाँ पर एक ये तुम्हारा वो क्या कहते हैं काउंटर पर जो गर्ल्स लोग बैठती है, रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, हाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हमारा केवल वहाँ पर महिलाओं का कार्य लिया जाता है। लेकिन भारी भरकम जितने भी काम हमारे होते हैं सब तो पुरुष वर्ग ही हमारे करते हैं, है ना। और उसके बदले उनको पे मिलता है, पेमेंट मिलता है। पेमेंट कैसे मिलता है? पेमेंट भी इस स्तर पर मिलता है, तुम्हारा मोटी रकम मिलती है। उसका एग्रीमेंट होता है कि 50,000 रुपये लेंगे, 1 लाख रुपये लेंगे, कैसी पार्टी, कितने लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, टेंट पंडाल सब चीज़ वो लोग करते हैं। डेकोरेशन का कार्य हमारे करते हैं। जब घर में काम आते हैं तो डेकोरेशन का वर्क जो है महिलाओं को दे दिया जाता है और उसका कोई मीनिंग हमारा नहीं बनता है। वही बर्थडे पार्टी वगैरह में डेकोरेट करने के लिए अगर पुरुष वर्ग जाता है तो उसके बदले 2,000 4,000 5,000 रुपया अर्न करके आता है हमारा, ऐसा तो दे रहा है कि ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उसकी इनकम पर, उसकी एजुकेशन पर और उसके स्किल के ऊपर में हमारा डिपेंड करता है कि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ और क्या उसका वैल्यू हमारा होता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर करने में सहायता करती है। यदि तुम बेहतर एजुकेशन तुम्हारे पास में है, एक्सपर्ट हो, अब डेकोरेशन का ही काम ले लो, डेकोरेशन को ऐसे जाके सजा लो और इसका एक कोर्स करके तुम सजाओ, कोर्स करके तुम प्रोफेशनल्स की तरह उसको सजाओ तो स्वाभाविक है उसके बदले तुम्हें दाम मिलेगा। लेकिन घर में ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर तुम खुद का कर लो या घर के किसी अन्य मेंबर को कर दो, उसके कोई मीनिंग नहीं हमारा बनता है। लेकिन यही तुम पार्लर में बैठ करके ब्यूटी ट्रीटमेंट किसी का करते हो तो उसके बदले तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ब्यूटी पार्लर भी चलाना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गया और आईब्रो बना देगा या फेशियल मसाज जो भी कुछ करना है हमारा कर देगा। उसके लिए तुम्हें बेहतर स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो तुम कोर्स कर सकते हो, जिसमें उद्यमिता विकास कौशल बिहार सरकार भी काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी पुरुष के साथ साथ में महिलाओं को भी हमारी दी जाती है। और यही महिला जब घर के बाहर निकल करके अपनी दुकानों में सिलाई कढ़ाई का कार्य करती है, उस वहाँ पर फेशियल मसाज ब्यूटी पार्लर का कार्य हमारी करती है, तो उसको कहीं ना कहीं तुम्हारा उसके बदले उसको पेमेंट मिलता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम कितने स्किलफुल हो और कितने तुम एजुकेटेड हो। ओके,
तो इसमें दे रहा है कि शिक्षा और कौशल बाजार में ये जो हमारे होते मतलब एजुकेशन और तुम्हारा स्किल है, ये बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि तुम किस प्रकार के प्रोफेशनल्स हो और इसके बदले तुम्हें क्या पे दिया जाए, तुमको क्या पेमेंट दिया जाए, है ना। स्वाभाविक है कि अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे नॉलेजफुल आदमी रहोगे, स्किलफुल व्यक्ति रहोगे तो तुम्हारी मांग ज़्यादा होगी और तुम्हारा उसकी जो पेमेंट हमारे होंगे ज़्यादा होंगे। तो ये अलॉट ऑफ जो महिलाएं हमारी होती हैं उनके पास में कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होते हैं। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि घर में महिलाओं को या देश के अंदर में जो एक डबल स्टैंडर्ड जो सिटीजनशिप की बात हमारी की जाती है, द्वैम दर्जे की जो नागरिकता की बात हमारी की जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि पुरुषों के अपेक्षाकृत महिलाओं को ना कम मौका मिलते हैं। मौका कम क्या मिलेंगे, आप यहाँ आ जाइए। महिलाओं को कम मौका इसलिए मिलता है कि चूंकि उसे सेकेंडरी पॉपुलेशन मान लिया जाता है ना। और पुरुष वर्ग को या बेटा बेटी से ही जहाँ तक प्रारंभ किया जाए, तो बेटी अगर पढ़ने में भी अच्छी होती है तो उसको इंजीनियरिंग और टेक्निकल मेडिकल दिस दैट खर्च के कारण उसको नहीं पढ़ा पाते हैं लोग, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, कि शायद आगे चल के ये तो पराए घर की हो जाएगी, है ना। और घर में अगर बेटा अगर अनेबल भी है, उसमें एबिलिटी ना भी है, तो उसको कहीं ना कहीं मेडिकल का, इंजीनियरिंग का और इस प्रकार के जो वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स हमारे करा दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे कहीं ना कहीं होते हैं। और महिलाओं के संदर्भ में ये भी एक लोगों का परसेप्शन हमारे सोसाइटी में बना हुआ है कल्चरली, कि अगर लड़की मेडिकल क्वालिफाई कर जाती है, मेडिकल बन जाती है, तो फिर लड़का ढूंढना पड़ेगा मेडिकल, इंजीनियर बन जाती है तो इंजीनियर लड़का ढूंढना पड़ेगा, फिर उतनी डॉरी कहाँ से लाएंगे, परिवार कैसे अडॉप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो बहुत सारे इफ एंड बर्ड्स के साथ में महिलाओं को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में लाइकनेस देखने को हमारे मिलती है। इसके बाद में अलॉट ऑफ महिलाएं वही काम करती है जिसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव हमारा होता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू तुमको देखने को मिल रहा है कि नौकरी की जहाँ सिक्योरिटी की जहाँ तक बात नहीं होती है। अब जैसे मान लो कि छोटे वर्क करते हैं तो स्वाभाविक है कि सिक्योरिटी तो नहीं रहती है। कानूनी सुरक्षा का, जैसे महिलाओं के साथ में बहुत सारी इश्यूज़ हैं, वर्किंग प्लेस पर तुम्हारा फिजिकल एंड सेक्सुअल हरासमेंट का बेस तुम देख सकते हो, इवन सैलरी कम मिलना, तो ये सब एक बहुत बड़ा है जहाँ पर संभ्रांत और जो अच्छे परिवार की महिलाओं को लोग नहीं निकलने देते हैं काम करने के लिए। इसके अलावा इरेगुलर जो है ना एम्प्लॉयमेंट, अनियमित रोजगार हो गया, लो इनकम, इसकी विशेषताएं हमारी है जो महिलाओं के लिए खास करके इसके इस क्षेत्रों में खास करके जो मैटरनिटी लीव हमारी होती है, जिसको हम लोग प्रसूति अवकाश कहते हैं, बच्चों की देखभाल करने के लिए जो होता है, इवन सामाजिक सुरक्षा तंत्र है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। यानी कि अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं महिलाएं कार्य करने के लिए बाहर निकलती है अगर काम का उसका स्तर अच्छा नहीं है। जैसे हेल्थ में ही तुम देखो ना कि हेल्थ में अगर डॉक्टर है तो कुछ हद तक लोग ऑनरेबल दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब वही महिला नर्स का काम करती है तो उसको लोग ना दूसरे तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं या ऐसी बातें वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा अभाव देखने को मिलता है। या खास करके जो सिंगिंग एंड डांसिंग का वर्क हमारा है, नाचने गाने का जो कार्य हमारा है, ये अगर बड़े स्तर पर है तो तुम उसके ऑनरेबल दृष्टिकोण से प्रियंका चोपड़ा हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, इतनी बड़ी नामचीन दीपिका पादुकोण, बिपाशा बसु, जो भी इससे बड़े नाम हमारे हैं, उसको लोग प्रोफेशन मान लेते हैं। लेकिन जब वही महिला छोटे स्तर पर डांस और जो भी सिंगिंग वगैरह का काम करती है तो उसको कहीं ना कहीं एक उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक अपवर्जन, जिसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन के संदर्भ में उसको लोग देखते हैं, जहाँ सोशल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लाइकनेस तुमको देखने को मिलती है। या प्रोफेशनली जो महिलाएं कार्य करने के लिए बाहर निकलती हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर उसका सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रसूति अवकाश का जो मैटरनिटी लीव का होता है, सरकार इधर तुम्हारा 3 महीने से बढ़ा करके उसको 8 महीना किया है कि 8 महीने तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई महिला टीचिंग का काम करती है, कोई और कार्य करती है, अगर उसको प्रसव यानी कि बच्चा हुआ है तो वो संस्था जो अनऑर्गेनाइज है ना, उसका वो मेडिकल के संदर्भ से उसको पेमेंट नहीं देती है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ये सब बहुत सारी खामियां हमारी हैं जो बहुत हद तक महिलाओं के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन, हायर स्किल्स जो होती है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है, उसको काफ़ी लो सैलरी वाले प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एजुकेशन और ये जो मेडिकल सेक्टर की मैंने बात किया, ये महिलाओं को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और कुछ महिलाएं सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाएं भी प्रवेश कर चुकी हैं, जैसे तुम्हारा
बहुत सारे IAS हैं महिलाएं, या तुम्हारे अभी वर्तमान में पिछले दिनों तुम्हारा गरिमा मलिक का नाम आया था, SSP पटना की थी। किरण बेदी का नाम तुम सुने होंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में तुम्हारी बिहार की ये श्रेयसी सिंह हैं, वो जायसवाल एक है, शिल्पी जायसवाल है। देश स्तर पर तो खैर बहुत सारे बड़े नाम हमारे हैं। तो जो महिलाएं जहां पर स्किल और तमाम प्रकार की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई हैं, तो महिलाएं लगातार अच्छे काम कर रही हैं हमारे। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा इस क्षेत्र में ही प्रवेश किया, जिनमें साइंटिफिकल डेवलपमेंट साइंस, ये तुमको कल्पना चावला का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी इसकी ज़रूरत हमारी पड़ रही है। तो अपनी बहन के साथ पढ़ रही है, किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है, या अपने घर में ही अपनी बहन से या जो भी घर में ऐसी महिला मेंबर हमारी हैं उनसे आप बात कीजिए और उसको पूछने का समझने का प्रयास करो कि तुम्हें कहीं दिक्कत तो नहीं ना होती है, मतलब तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, कौन सा जॉब प्रोफेशन को अपनाना चाहती हो। इवन पढ़ने लिखने में सक्षम है तो उसे भी मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कमीशन के एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। और हो सकता है कि उतनी एबल और योग्य होगी तो घर का नाम बेटा ही रोशन नहीं कर सकता है, बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का जो एनालिसिस इसमें दिखाने का, बताने का प्रयास किया गया है, ये हद तक बताने का प्रयास किया था कि कैसे कल्चरली हमारा समाज जो है मेल डोमिनेंट बिहेव करते रहा है और महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक तरफ ये भी दिखा रहा है कि जो महिलाएं दृढ़ हैं, डिटरमाइन हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, गॉड ने उनको अच्छा दिमाग दे रखा है, और थोड़ी बहुत परिवार का भी परवरिश और सरकार का भी अगर सहयोग रहा तो महिलाएं जो है हर एक फील्ड में, चाहे वो तुम्हारा चिकित्सा का क्षेत्र हो, मेडिकल सेक्टर्स हो, मतलब ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बेस पर तुम देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन 3 फैक्टर्स पर इसमें है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है और इनकम है। इस पर एक एक फेज में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर डिटेल्स में है, ठीक है। तो अभी जस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन का जो एनालिसिस किया गया है इस वीडियो क्लिप में, आप इसको देखें, समझें, और यदि कहीं समस्या आती है तो आप बात करिए, क्लास में मैं उपलब्ध रहूँगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपना ओपिनियन प्रेजेंट करना चाहता है तो प्रेजेंट भी कर सकते हो वॉइस क्लिप के माध्यम से, कि तुम क्या सोचते हो कि आर्थिक क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं वो किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हमारा संपादित हमारा होना चाहिए, डिस्पोजल हमारा होना चाहिए। ये तो मेरा अपना सेल्फ का भी ओपिनियन था, तुम्हारा केस स्टडी के बेस पर जो भी था बुक और जो राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा था, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, समझे, यदि समस्या आती है देने के नाश के नहीं क्वेश्चन। ओके बाबू।